हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो अभी मैं मौजूद हूँ आया सोफिया मॉस्क हेयर इन इस्तांबुल तुर्किया। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो वो सामने सुल्तान अहमद मॉस्क है और सामने इस तरफ जो है ना वो आया सोफिया, बहुत ही आइकॉनिक मॉस्क हेयर इन इस्तांबुल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आप लोगों के लिए जो तुर्की है वो आप लोगों के वर्क के लिहाज से कैसा है। आप लोगों के लिए मैं मुख्तलिफ जो है ना फैक्ट्स आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को ये पता चल सकेगा कि क्या तुर्किया आप लोगों के लिए जॉब के लिए सही है या नहीं। तो ये डिसाइड आप लोगों ने करना है। मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वर्क के लिहाज से। क्या आप किस तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं और वर्क परमिट ले सकते हैं और कहाँ किस तरीके से आप यहाँ पे आके सेटल हो सकते हैं, और क्या आप लोगों के लिए तुर्की जो है ना वो सही ऑप्शन रहेगा या नहीं। देखें, सबसे पहले जो है ना वो किसी भी मुल्क को समझने के लिए सबसे पहले वर्क के लिहाज से किसी मुल्क को कंसिडर करने के लिए उसकी जीडीपी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तुर्की की जीडीपी के हवाले से। देखिए आया कि वो कंट्री जीडीपी के लिहाज से रिच है या नहीं। तो अगर हम तुर्की की बात की जाए तो तुर्की जो है ना वो वैसे जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से देखा जाए या वैसे जीडीपी के हवाले से देखा जाए तो तुर्किया एक रिच कंट्री मानी जाती है। तुर्की की 2022 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तुर्की की जो जीडीपी है वो 922 बिलियन डॉलर है, जो कि अच्छी खासी जो है ना जीडीपी मानी जाती है। अगर हम लोग इसके जो नेबरिंग कंट्री है ग्रीस, जो कि यूरोप के अंदर आता है, अगर आता तो है वैसे तुर्की भी यूरोप में ही है, कॉन्टिनेंट यूरोप में है, लेकिन ये शेंजन एरिया में नहीं आता। तो तुर्की जो है ना वो ग्रीस से भी ज़्यादा अमीर है, यानी उससे भी ज़्यादा रिच है। तो एक तो बात आपको ये समझ आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, यानी कि जो तुर्किश लोग हैं, वो जो है ना एवरेज जो मंथली सैलरी है उनकी कितनी होती है वो, ताकि उसी बात से आपको अंदाज़ा हो सकेगा ना कि क्या तुर्की आप लोगों के लिए वायबल ऑप्शन है या नहीं। देखिए, मुख्तलिफ लोगों की जो ऑप्शंस होती हैं वो उनका जो पैरामीटर होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं आप लोगों के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहा हूँ। डिसाइड आप लोग डेफिनेटली खुद ही करोगे कि क्या आप लोगों के लिए वायबल ऑप्शन होगी या नहीं। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि तुर्की के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी एवरेज मंथली सैलरी कितनी होती है। तो उनकी जो एवरेज मंथली सैलरी होती है वो तकरीबन 7,833 टर्किश लिरा होती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 66,450 पाकिस्तानी रुपीज़। ये एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ, मतलब इससे बहुत ज़्यादा लोग ज़्यादा भी कमाते होंगे और डेफिनेटली इससे कम भी कमाते होंगे। तो एवरेज का मतलब होता है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर ये डिवाइड करके जो है ना वो मंथली सैलरी वगैरह जो है ना वो डिसाइड की गई है। ठीक है, तो ये 2022 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 7,833 टर्किश लिरा एक महीने में लोग यहाँ पे जनरली कमाते हैं। अभी पाकिस्तानी तकरीबन 67,000 रुपीज़ बनते हैं। ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बोलेंगे यार हाँ ठीक है एवरेज है, और बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे कि जो है ना ये तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि ये चीज़ तो आप लोगों ने खुद डिसाइड करनी है, और ये एवरेज है। एवरेज का मतलब ये होता है कि इससे ज़्यादा भी लोग कमाते होंगे और इससे कम भी कमाते होंगे। तो ये बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि इस जो तुर्की है उसका ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है। जो यहाँ पे लोग रहते हैं क्या उनको नौकरियाँ कितनी आसानी से मिल जाती हैं, आया कि आसानी से मिलती हैं या नहीं मिलती। तो तुर्की का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो है तकरीबन 10.43%, यानी तकरीबन 100 में से 10% जो है ना वो लोग यानी कि उनको वो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि उनको जॉब वो खुद ढूंढ रहे होते हैं। तो मतलब देखा जाए तो ये यानी कि बहुत अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बन जाता है 10। वैसे तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इससे भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं जनरल बात समझाने के लिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि 100.43 अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 90 बंदों के पास काम होता है, जबकि 10 बंदे जो है ना वो काम उनको ढूंढ रहे होते हैं। तो ये टर्किश में जो जनरल सिचुएशन है 2022 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वो ये है। अब हम लोग मज़ीद बात करते हैं कि देखें, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि किन लोगों के लिए जो तुर्की है वो जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन हो सकता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल से, मेरे पर्सनल ओपिनियन से, जो डिजिटल नोमैड्स हैं, यानी कि जो ऐसे लोग जो ऑनलाइन अपना काम करते हैं, उन लोगों के लिए तुर्की जो है ना सबसे अच्छी ऑप्शन है।
क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखें, अगर किसी भी कंट्री में आपने काम करना है, जॉब करनी है, तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर तो आप लोगों को लैंग्वेज नहीं आती तो डेफिनेटली फिर आप लोगों के लिए काम ढूंढना मुश्किल होगा ना। तो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे तुर्की के अंदर इंग्लिश बहुत माइनर बोलते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बेसिक जो इंग्लिश है वो समझ सकते हैं। ख़ास तौर पे मैंने तो इस्तांबुल के अंदर भी बहुत कम लोग देखे हैं तो ये अपनी ज़ुबान बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आप तुर्किया में जॉब करने, सीरियसली जॉब करना चाहते हैं। तो लैंग्वेज के बगैर आप, मेरे नहीं ख्याल के यहाँ पे जॉब कर पाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप विलिंग हैं तुर्किया में आके सेटल होने के लिए तो सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो लैंग्वेज सीखना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, वो आप लोग सीख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे आके अपने जो है ना वर्क के लिहाज से अपने आप को सेटल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिजिटल नोमैड्स हो गए जिनके लिए तुर्की सबसे अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे रहने के लिए। दूसरा बिज़नेस, अगर आप बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन वगैरह बिज़नेस आपका, व्हाटएवर कोई और काम है तो भी आप लोग जो है ना यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि फिर उस तरीके से आपको लैंग्वेज बैरियर भी इतना ज़्यादा मैटर आप लोगों के लिए नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आप लोग ऑनलाइन जो है ना वो अर्निंग करते हो और आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। इसके अलावा किन लोगों के लिए सही है तुर्किया काम करने के? अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी किसी कंपनी से जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट की ऑफ़र है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र है आपको, तो आप, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए वो भी सही है। तो आप लोग जो है ना इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो और वो जॉब आप करो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको लैंग्वेज भी आ जाएगी और आप आसानी के साथ इस सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो पाओगे। अगर जो लेबर वर्कर्स होते हैं उनकी अक्सर लोग बात नहीं करते, तो मैं उनके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि उनके लिए कैसा है ये। देखें, जो प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, उनकी डिमांड दुनिया के हर मुल्क में होती है। ऐसा नहीं है कि किसी मुल्क में उनकी डिमांड ना हो। अनफॉर्चुनेटली वो क्यों आसानी के साथ उस मुल्क में जाके सेटल नहीं हो पाते या उनको मुश्किल होती है, उसकी बहुत बड़ी वजह लैंग्वेज है। देखिए, अगर आप लोगों के पास स्किल है कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं या प्लम्बर हैं या आप बहुत अच्छे शेफ़ हैं, व्हाटएवर, इस तरह से आप लोगों के पास बहुत अच्छी स्किल है, तो आप लोग सेटल होना चाहते हो किसी कंट्री में आकर, तो जाहिर सी बात है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। स्किल तो आपके पास है लेकिन लैंग्वेज आपके पास नहीं है, तो आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तभी तो आप काम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी घर में जाते हो या किसी कंपनी में जाते हो, जो है ना वो आपको भेजते हैं काम के लिए, तो आप कैसे बात करोगे, आप कैसे समझोगे कि क्या सिचुएशन है, वो क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। अगर आप लोग तुर्की को कंसिडर कर रहे हो सीरियसली काम के हवाले से, यहाँ पे सेटल होने के हवाले से, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पीसफुल कंट्री है और बहुत बड़ी कंट्री है ये। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, यहाँ पे आके सेटल हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को लैंग्वेज, वो आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी में रखनी चाहिए। लैंग्वेज ज़रूर सीखें और उसके बाद जो है ना वो आप लोग मूव कर सकते हैं और फिर आप लोगों के लिए जॉब ढूंढना भी डेफिनेटली आसान हो जाता है ना। जब आप लोगों को लैंग्वेज आती होगी तो आप बात कर सकते हो, जब बात कर सकते हो तो इंटरव्यू दे सकते हो और आसानी के साथ जो है ना वो जॉब आप लोगों को मिल सकती है। तो ये सारी सिचुएशन मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि किस तरीके से आप लोग तुर्की में आ सकते हो और यहाँ पे आके जो है ना वो आप जॉब के हवाले से जो है ना वो आप अपने आप को सेटल कर सकते हो। और लास्टली मैं बोलूँगा कि किन लोगों के लिए तुर्की बहुत अच्छा है, ऐसे लोग जो सरमायादार हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो लोग जो है ना यहाँ पे आके सेटल हो सकते हैं। वो अगर अपना बिज़नेस आके स्टार्ट करते हैं, कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, कोई फास्ट फूड चेन स्टार्ट करते हैं या कपड़े का कारोबार करते हैं या इस तरह का कोई भी कारोबार करते हैं, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से तुर्किया जो है ना वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन डेफिनेटली उनको फिर लोकल लोग साथ में हायर करने पड़ेंगे ताकि उनको जो लैंग्वेज बैरियर है उसकी प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये डिफरेंट मैंने आप लोगों के सामने ऑप्शंस रखी हैं। तो अभी अज़ान हो रही है, साथ में थोड़ी सी अज़ान आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं आया सोफिया से लाइव आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ खूबसूरत मनाज़र इस्तांबुल तुर्किया के अंदर।
तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करता ही रहता हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन के साथ।